सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। बिलाखिर कल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी होने जा रही है और इस प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें बार बार नाकामी का शिकार रही हैं। अब इसकी बुनियादी वजह मुकर्ररा हद से कम बोलियों के अलावा इन्वेस्टर्स का अक्सर पीछे हट जाना और हुकूमत की जानिब से सख्त शराइत का आड़े आ जाना भी है। माजी में हमने देखा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन उस वक्त नाकाम हुई जब सिर्फ एक बोली पिछले साल मौसूल हुई, बाकी तमाम के तमाम बिडर्स पीछे हट गए, जो $300 मिलियन की मुकर्रर कीमत से बहुत कम थी। यानी बेस प्राइस तय की गई थी 85 अरब से जायद की और सिर्फ 10 अरब की बोली लगी। अब एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि दहाइयों पर मुहित बेल आउट्स के साथ रिफॉर्म्स में ताखीर और भारी कर्जों ने इस वक्त PIA को इन्वेस्टर्स के लिए गैर पुरकशिश बना दिया है। माजी में PIA के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाले इकदामात में सबसे पहले अप्रैल 2024 में PIA के शेयर होल्डर्स और कर्ज दहंदगान की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की मंजूरी दी गई, अब जिसके तहत कर्जों को इस फरोग से अलहदा किया गया ताकि एयरलाइन को कर्ज से पाक बनाया जा सके और यूं इन्वेस्टर्स के लिए किसी हद तक इसको पुरकशिश बनाया जा सके। ये इकदाम एक मुस्बत पेशरफ थी, मगर अमली सतह पर अब भी कई रुकावटें मौजूद हैं। अब फिर अप्रैल 2025 में एक बार फिर बोली का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन IMF की डेडलाइन पूरी ना होने के बायस टाइमलाइन दिसंबर तक बढ़ा दी गई। हालिया मरहले में फौजी फर्टिलाइजर की दस्तबरदारी ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स के खदशात को नुमाया कर दिया है, जबकि एयर ब्लू के अलावा कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स, कोहार्ट सीमेंट शामिल हैं, इसके अलावा मेट्रो वेंचर्स जिसमें आरिफ हबीब के साथ फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ साथ हाल ही में AKD ग्रुप होल्डिंग्स ने भी इस कंसोर्शियम को ज्वाइन किया है। बोली का अमल सील बंद ऑफर से शुरू होगा और मुकर्रर कीमत से ज्यादा बोली की एक से ज्यादा ऑफर्स की सूरत में ओपन ऑक्शन भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स के अहम तहफ़्फ़ुज़ात में PIA के भारी कर्ज के साथ पुराने जहाज़ों का फ्लीट और ग्राउंडेड तैयारों की बहाली पर भारी लागत और माजी के वाजिबात शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से अक़लियती शेयर्स के बावजूद फैसला साजी पर कंट्रोल की शर्त भी इन्वेस्टर्स के लिए नाकाबिले कबूल रही है। कई ग्रुप्स ने मुकम्मल मिल्कियत का मुतालबा भी किया और हुकूमत ने अब तय भी यही किया है कि पहले मरहले में 75% और फिर उसके बाद 25% शेयर्स को बाद में फ़रोख्त किया जाएगा। IMF के $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम में PIA की प्राइवेटाइजेशन और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर भी खासा जोर दिया गया है। इसका मकसद माली खसारे को कम से कम करना है। हुकूमत ने PIA की बोली को पुरकशिश बनाने के लिए सेल्स टैक्स में छूट के साथ वाजबात की मुंतकली और नुकसानात ख़त्म करने जैसे इक़दाम शामिल कर लिए हैं, जिससे मुतवक्के बोली की मालियत में इजाफा होगा। इसके बावजूद असल सवाल यही है कि हुकूमत अब अमली लचक दिखाकर इस प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बना पाएगी या नहीं, चूँकि अब सूरत हाल खासी तब्दील है। अब UK और जो बरतानिया के रूट्स हैं इस वक्त वो भी पूरे यूरोप के भी रूट्स इस वक्त बहाल हो चुके हैं और उसके बाद खासा लुक्रेटिव ये रेवेन्यू जनरेशन अब इससे हो सकती है। तो इसके बाद अब कल जो ये प्रोसेस है वो किस हद तक कामयाब हो सकेगा, पिछले साल अक्टूबर वाला एपिसोड तो फिर नहीं दोहराया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेस को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल प्राइवेट ज़ाहिर है PIA के लिए एक बड़ा दिन है। PIA एक टेस्ट केस हमारे पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का, क्या उम्मीद हम लगाएं जो पिछला अक्टूबर था उससे कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा कल? देखिए, आई थिंक के बड़े अच्छे 2 ग्रुप्स बन गए हैं और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायादार हैं और इनको पाकिस्तान की सिचुएशन का भी पता है। इनको पता है कि पाकिस्तान में एयरलाइन बिजनेस में क्या मुश्किलात हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं हम कह सकते कि कोई अनसर्टनटी इन ग्रुप्स की वजह से है। दूसरा जो आपने भी बात की कि एक कर्जे भी इसके उठा लिए गए हैं और एक किस्म की गुड PIA आप बेचने जा रहे हैं और बैड PIA को आपने अलग कर दिया है, तो वो भी बिज़नेस के लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी। इसमें जो मेरी नज़र में इशू आएगा वो आएगा कि कितना इंटेंस कंपटीशन होता है, जो 2 पार्टीज इस वक्त लीडिंग रोल इस वक्त अदा कर रही हैं और उसमें अगर अच्छा उनका मुकाबला आता है और लोग देखते हैं कि वाकई उन्होंने मुकाबला किया है एक दूसरे का और अच्छी बिड्स डाल दी हैं, तो फिर तो आई थिंक कि PIA के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आपको पता है कि यहाँ इस वक्त पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस पे सफ़र करते हैं, या फिर ब्रिटिश एयरवेज जो हैं, या फॉरेन एयरलाइंस को वो तरजीह देते हैं, क्योंकि पीआईए की सर्विस और पीआईए के जहाज़ और पीआईए की एक किस्म की जो प्रोफेशनलिज्म थी वो खासी ख़राब हो चुकी थी। सो आई थिंक कि अगर ये हम करने में कामयाब हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा फेदर होगा हुकूमत की कैप में, एंड आई होप कि ये अच्छे तरीके से करें और अच्छी इसमें सामने कंपटीशन हम सबको नज़र आए, और इसमें कोई वो रंग में भंग नहीं डलनी चाहिए। क्लीन काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रोसेस जो है वो बिल्कुल हुकूमत का किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक ऑल ये कंडीशंस मीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और पाकिस्तान के लिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि वाकई पाकिस्तान अब बिज़नेस के लिए खुल गया है, और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स खुद पीआईए को ख़रीद रहे हैं। और मेरे नज़र में फॉरेनर्स के बजाय डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, और इंटरनेशनल ये कोलैबोरेशन भी करें, सपोर्ट भी लें, मैनेजमेंट सिस्टम्स अच्छे लेके आएँ, तो कोई वजह नहीं है कि पीआईए आगे चल के एक बहुत मुनाफा बख्श और एक कम्पिटिटिव एयरलाइन बन के ना उभरे। सो आई थिंक वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी कि अब कल क्या होता है, क्या कैसी बिडिंग होती है, और उसमें कोई गन तो नहीं कोई डलता। और डॉक्टर साहब 2024 अक्टूबर में जब ये बिडिंग हुई थी तो उस वक्त जो बेस प्राइस रेफरेंस प्राइस थी वो 85 अरब से कुछ ज़ायद रखी गई, बोली 10 अरब की आई, एक ही ग्रुप था, कोई कंपटीशन नहीं था, सारे बिडर्स पीछे हट गए थे। अब ये कल बेस प्राइस क्या होनी चाहिए, जबकि पिछले साल यूके और यूरोप के रूट्स भी बहाल नहीं थे, अब वो भी बहाल हो चुके हैं, वहाँ से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट, बल्कि असल रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। तो अब क्या रेफरेंस प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो फिर उसके बाद ही ज़्यादा डेवलप हो सकेगा, क्या कीमत होनी चाहिए आपकी नज़र में इस प्राइवेटाइजेशन की? देखें, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है पीआईए। पूरे पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान की अब लेटेस्ट तो मुझे नंबर्स नहीं हैं कि कितनी ट्रैफिक है, बट जब मैं पीआईए के बोर्ड में था तो उस वक्त हमने एस्टिमेट किया था कि 6-7 मिलियन से ऊपर जो हैं टिकटें इसकी बिकती हैं, और बहुत ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल था, और पाकिस्तानी जो हैं वो पीआईए को प्रेफर भी करते थे। सो आई थिंक कि मार्केट के लिहाज से तो ये बड़ा लुक्रेटिव होना चाहिए, और जो भी इसको लेगा एक किस्म की उसके पास नेशनल एयरलाइंस का झंडा होगा। अच्छी मैनेजमेंट अगर वो कर पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़्लाइट जो है वो हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स होंगे, और अगर मैनेजमेंट अच्छी हुई तो जहाज़ ज़्यादा फ्लाई कर रहे होंगे और ग्राउंड पे नहीं होंगे, और बेसिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, कंपटीशन के मुताबिक ये चलेंगे तो बड़े कामयाब हो सकते हैं। सो आई थिंक जो रिज़र्व प्राइस की आपने बात की वो तो एक एकेडमिक बात है। असल बात ये है कि जो भी रिज़र्व प्राइस रखते हैं और उसके बाद जो एक पॉसिबिलिटी है कंपटीशन की, उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवाम को नज़र आना चाहिए कि इसकी बिडिंग के लिए ये हमने कोई औने पौने नहीं बेचा, लेकिन एक अच्छे लोगों को जो बिज़नेस माइंडेड हैं, जिन्होंने इसको एज अ प्रॉपर एयरलाइन चलाना है, और इस खित्ते में उन्होंने कंपटीशन देना है बड़ी बड़ी एयरलाइंस को, और एक बहुत अच्छी बेस उनको मिलेगी, टेक्नोलॉजी भी है, लोग भी अच्छे हैं, ओवर स्टाफिंग ज़रूर है, लेकिन वो भी जो डेड वुड है उसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक मैं तो इसके बारे में खासा पॉजिटिव हूँ। लेट्स सी, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अपने सारी तैयारी की हुई है, और उसने
हर चीज़ को असेस भी कर लिया है, और लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी भी है, उनके पास एडवाइस भी है। सो आई होप कि ये अच्छा एक आउटकम आए, और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा आउटकम आना चाहिए। ये 9 साल से ज़ायद हो चुके हैं अब प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को भी अलहदा मिनिस्ट्री बनाए हुए। अगस्त 2016 में इस मिनिस्ट्री का ये क़याम अमल में आया, और इन 9 सालों से ज़ायद में कोई एक भी अचीवमेंट इस मिनिस्ट्री के पास नहीं है जिसको वो कामयाब प्राइवेटाइजेशन के तौर पर बताए। तो ये मिनिस्ट्री का हुकूमत पाकिस्तान का ये कितना बड़ा टेस्ट केस है, चूँकि आगे एक तवील फहरिस्त है प्राइवेटाइजेशन की, और ये एक अच्छा फैसला है कि 75% शेयर्स इनिशियली फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फिर 25% को बाद में फ़रोख्त किया जाएगा। तो हुकूमत अपना स्टेक इस बार नहीं रखना चाहती, जिस तरह माजी में के इलेक्ट्रिक में या PTCL में या दीगर प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा, शायद वो इसीलिए मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। नहीं, आई थिंक ये मॉडल तो अच्छा है, और इसमें 100% भी कर सकते हैं। मे भी उन्होंने फैसिलिटेट किया है जो बिडर्स हैं कि वो 75% पे पहले स्टेप में आ जाएं, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग्स पोटेंशियल इसका वो फर्दर असेस कर लें, और उसके बाद वो बाकी भी ले लें। सो आई थिंक कि थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड ज़रूर है, लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस ठीक है। इसको बिल्कुल हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, और पूरा इख्तियार देना चाहिए जो भी बाय करेगा कि वो इसको कंपेटिटिव तरीके से चलाए। और वो जो भी इस वक्त पाकिस्तान में बाकी एयरलाइंस आती हैं उनके साथ पूरा कंपटीशन करे। और देखें, पाकिस्तान में जो भी आएगा उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाएंगी, लंदन डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाएंगी दूसरे ममालिक में, सऊदी अरेबिया के कैपिटल्स में, कोई उनको रास्ते में फ़्लाइट्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ख़रीदेगा, उसको एक पाकिस्तानी मार्केट पे एडवांटेज डेफिनेटली होगा बाकी एयरलाइंस से। सो आई थिंक कि ट्रैफिक अच्छा है, इसकी प्राइसिंग जो है यहाँ पे टिकट्स वगैरह की उसमें खासी स्पेस भी है, बाकी एयरलाइंस भी बड़े अच्छे हैं। तो ये इसमें PIA का एक टेस्ट होगा कि वो अपने आप को किस हद तक compete कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी होगी कि जो बायर्स हैं इनकी डीप पॉकेट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फ़्लाइट जो आपका है फ्लीट, उसको आपने रिप्लेस भी करना है, अपग्रेड करना है, नए जहाज़ लेके आने हैं, नई टेक्नोलॉजी बीच में डालनी है। सो बहुत से काम करने वाले हैं, तो ये एक वाकई एक ग्रेट एयरलाइन बन सकता है। और लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें हों। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि ये इसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस बिडर की तरफ से क्या मैटर करेगा कि अगर एविएशन कोई ग्रुप किसी कंसोर्शियम का हिस्सा है तो उसकी जानिब कोई हुकूमती टिल्ट हो सकता है, या हुकूमत को बिल्कुल इसमें न्यूट्रल रहना होगा और जो ज़्यादा बिड दे फिर ज़ाहिर है वो उसी का राइट है कि वो उसको एक्वायर कर सके? देखिए, आई थिंक कि हुकूमत ने ऑलरेडी ड्यू डिलिजेंस तो कर ली है ना, जिन लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है इसके लिए, तो किसी बेसिस पे ही किया होगा। तो इस वक्त तो अब उस सिचुएशन में है कि जहाँ पे हाईएस्ट बिडर जो है वही आगे लेके जाएगा, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है क्योंकि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी पता है कि प्रोफेशनल एयरलाइन चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए और लेटेस्ट सिस्टम्स चाहिए, कंट्रोल सिस्टम्स बड़े अच्छे होने चाहिए, इनएफिशिएंसी सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी उनको भी एक टोटल PIA का इमेज भी चेंज करना पड़ेगा, और उसकी लुक भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसकी एक मैसेज देना पड़ेगा कि PIA इज़ इन बिजनेस। सो आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्राइवेटाइजेशन होगी, और मैं दुआ करता हूँ कि ये कामयाब हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे। अब देखना ये है कि कल कौन सा ग्रुप कामयाब हो पाता है, कितनी शफाफ प्राइवेटाइजेशन होती है, हुकूमत कितना इसको नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से कामयाब करने में कामयाब हो पाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत का नक्शा बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं, और उन सेक्टर्स की साल 2025 में परफॉर्मेंस कैसी रही है हम रोज़ाना एक एक सेक्टर को अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की, जो इस वक्त एक ऐसी ताकत है जो मुनासिब पॉलिसी, सरमायाकारी और बेहतर गवर्नेंस के जरिए मईशत का नक्शा बदल कर रख सकती है। चूँकि 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी और तकरीबन 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बावजूद यह शोबा कौमी जीडीपी में सिर्फ 0.4 से 0.5% हिस्सा डाल रहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम अपने समुद्री वसाइल से पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। यह सूरत हाल इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि मौके मौजूद हैं मगर इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इस वक्त टूरिज्म सालाना तकरीबन $300 मिलियन आमदनी देती है। कराची, गवादर और मकरान के साहिली इलाकों में कुदरती हुस्न और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है, मगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ माहौलियाती आलूदगी ने इस शोबे को महदूद कर रखा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल दो सयाहत को फरोग दिया जाए तो यही शोबा चंद सालों में अरबों डॉलर कमा सकता है। इसी तरह माहीगीरी और डोमेस्टिक फिशरीज है तो लाखों अफराद इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, मगर ये शोबा ज्यादातर अनकन्वेंशनल है, जिसमें जदीद कश्तियों के अलावा कोल्ड चेन के साथ प्रोसेसिंग और रिसर्च की कमी है, जिसके बाइस पैदावार और मेयार दोनों ही मुतासिर हैं। इस वक्त सी फूड एक्सपोर्ट्स 450 से $500 मिलियन सालाना है। हालांकि वैल्यू एडिशन और एक्वाकल्चर के जरिए ये आमदनी कम से कम $2 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। फिर इसके साथ ही सी ट्रेड और शिपिंग से पाकिस्तान को तकरीबन $7 बिलियन की आमदनी हासिल होती है, मगर बंदरगाहों पर रश, लॉजिस्टिक्स मसाइल और जदीद सहूलियात ना होने से तरक्की की रफ्तार सुस्त है। गवादर पोर्ट और सी पैक के तहत बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इस खला को पुर कर सकता है, मगर यहां भी पॉलिसी तसलसल और इलाकाई कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। इसके अलावा शिप रिसाइकलिंग हो या फिर ऑफशोर विंड और थाइडल एनर्जी से बिजली बनाना और साथ ही मेरीन बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबे अभी तक इब्तदाई मरहले में हैं। ये वो शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान न सिर्फ एनर्जी जनरेट कर सकता है बल्कि एक्सपोर्ट और स्किल्ड लेबर भी पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ मकामी कम्युनिटीज़ की अदम शमूलियत है। अब तजियाती तौर पर अगर हम जायज़ा लें तो भारत और बांग्लादेश की तरह वैल्यू एडिशन, एक्वाकल्चर और पोर्ट रिफॉर्म्स पर तवज्जो दी जाए तो 2030 तक ब्लू इकॉनमी जीडीपी में 10 से 15% तक हिस्सा डाल सकती है और 20 से 30 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि पॉलिसियों का तसलसल रहे और इन्वेस्टमेंट एक ही सिमत में आगे बढ़े। अब 2025 में क्या कुछ हुआ है इस सेक्टर में? नवंबर में कराची में होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 2025 में $270 मिलियन से जायद के एमओयूज इस बात का सबूत हैं कि दुरुस्त हिकमत अमली से ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की माशी बहाली का जरिया बन सकती है। लेकिन ज़ाहिर सफ़र अभी भी बहुत तवील है। पाकिस्तान में हवा से बिजली बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में। सिर्फ सिंध की साहिली पट्टी में 50,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, जबकि मुल्क की कुल पैदावारी सलाहियत इससे भी कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद विंड एनर्जी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, जो एक बड़ी पॉलिसी की नाकामी है। माहीगिरी का शोबा भी मसाइल से दो चार है। ओवर फिशिंग है, नाकिस सफाई है, जदीद सहूलियात की कमी है और आलमी मयार पर पूरा ना उतरने की वजह से ये शोबा खासा कमज़ोर है। अब इस मौजूदा दौर में हमने देखा कि अमरीकी पाबंदियों का भी खात्मा हुआ और एक नया मौका भी इससे पैदा हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर फ़ायदा तभी होगा जब मेयार बेहतर बनाया जाए। बंदरगाहों और समुद्री तिजारत में भी पाकिस्तान इस वक्त पीछे है, हालांकि आलमी तिजारती रास्तों पर इसका मैल वकू इंतहाई अहम है। नाकिस इंतजाम के साथ महंगी सर्विसेज और पॉलिसियों का आदम तसलसल इसकी बड़ी वजूहात हैं। चाइना की मिसाल हमारे सामने है, जहां समुद्री मईशत ने $1.4 ट्रिलियन का हिस्सा डाला। चाइना ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को ताउन की पेशकश भी की है। रवां साल जून में हुकूमत ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की मुकम्मल रिफॉर्म्स का इरादा किया, जिसकी बड़ी वजह PNSC की महदूद सलाहियत की वजह से पाकिस्तान को हर साल $4 अरब से जायद ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। मैरीटाइम विजन 2035 में भी इसी इस्लाही एजेंडे पर जोर दिया गया है, जो बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इस विजन की कामयाबी के लिए हुकूमत और PNSC
दोनों को ही अमली इक़दामात करने होंगे। ख़ास तौर पर मौजूदा बहरी जहाज़ों के मेयार को बेहतर बनाना होगा और नए कार्गो जहाज़ भी हासिल करने होंगे। इसके साथ कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत को आलमी मेयार के मुताबिक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। समुद्री मईशत के एक और अहम सतून यानी शिप बिल्डिंग और रीसाइकलिंग के शोबे में भी इस वक्त रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को हिफाजती और माहौलियाती मेयार पर पूरा ना उतरने जैसे संगीन मसाइल का इस वक्त सामना है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसे ग्रीन कंप्लायंस के मुताबिक बनाने और 12 अरब रुपए की लागत से जदीद सहूलियात फराम करने की मंजूरी भी दी हुई है। माहीगिरी का शोबा जीडीपी में सिर्फ 0.29% हिस्सा डालता है, हालांकि इसकी एक्सपोर्ट्स की सलाहियत $1 अरब से कहीं ज़्यादा है। इस तरह ब्लू इकॉनमी के कई लिहाज से इस वक्त एक कौमी पॉलिसी की अच्छी शुरुआत है, मगर माहौल दोस्त इक़दाम और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ पर मज़ीद तवज्जो देना भी ज़रूरी है। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है, 2025 इस सिलसिले में कितना बेहतर, 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट करें, इस बारे में हम बात करेंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब एक्सपर्ट हैं, ब्लू इकॉनमी के नीमा के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ब्लू इकॉनमी में हमने 2025 में देखा कि कई अहम इक़दाम उठाए गए, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई MOU साइन हुए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अब ये ऑन ग्राउंड कब तक आएंगे? 2025 आपकी नज़र में ब्लू इकॉनमी के हवाले से कैसा रहा? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही उम्दा इब्तदाइया दिया और उसमें जितनी भी इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं उसके ऊपर बड़ी सिरासिल आपने गुफ्तगू की। तो मेरे ख्याल में 2025 को हम अगर इस तरीके से देखें कि इसमें पहली बात तो ये कि रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई हमारी कि ब्लू इकॉनमी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हमने लेके चलना है, और उसके हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ पे बहुत बेहतर काम हुआ, जिसमें नई शिपिंग पॉलिसी, नई फिशरी पॉलिसी, नई एक्वाकल्चर पॉलिसी और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आई। इसके अलावा ये है कि अभी जो एक बड़ा विज़न दिया गया है, विज़न 1100 का, दैट इज़ कि बाय 2047 ये जो 100 बिलियन की हमारी इकॉनमी है इसको हमने नेशनल इकॉनमी में कैसे इंटीग्रेट करना है। उस हवाले से अभी बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं, जैसे कि अभी जो हमारी, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि हमारी पोर्ट्स अभी सिर्फ 2 हैं। गवादर पोर्ट तो अभी तकरीबन 5 से 10% पे चल रही है। तो ज़्यादा पोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर इकॉनमी को अगर आपने चलाना है और इंटीग्रेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस हवाले से 3 से 4 पोर्ट्स का एक कभी टास्क फोर्स बनाई गई है कि जो विदिन 3 मंथ्स वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसके मुताबिक हमने आगे चल के नई पोर्ट्स बनानी है। इसी तरीके से जो फिशरी के हवाले से भी काफ़ी डेवलपमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोल्ड सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। तो मेरे हवाले से 2025 को अगर हम देखें तो एक कामयाब इस तरीके से है कि मैरीटाइम के हवाले से जो मोमेंटम है वो जनरेट होना शुरू हो गया है, और उसमें अभी आपने शायद ऑफलेट देखा होगा कि चाइनीज़ एक शेंशू ग्रुप है जो कि पोर्ट कासिम पे एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जी। तो वो भी तकरीबन 2 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। शिपिंग के ऊपर भी जैसे आपने बताया कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री, शिप रिसाइकलिंग, शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट का बड़ा जोर है। और आई थिंक जो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसकी रेटिफिकेशन हमने हांगकांग कन्वेंशन की करने के बाद अभी उसमें तकरीबन 3 से 4 यार्ड्स जो हैं वो सर्टिफाई हो गए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये यार्ड्स बढ़ते जाएंगे और उसमें ये इंडस्ट्री भी रिवाइवल की तरफ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी खुशाइन बात है कि इस पे गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि इसको रिवाइव किया जाए। सही। तो अब अहमद सईद साहब, ये जो इस वक्त पहले हम सी फूड का जो एक्सपोर्ट का फिगर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पोटेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोर देन $2 बिलियन है, लेकिन हम 450 मिलियन और $500 मिलियन के अराउंड अभी भी मौजूद हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स 2025 में लिए गए कि इस फिगर को हम बढ़ाएं कम से कम $1 बिलियन तक, और 2026 में हमें वाकई ये सब होता हुआ भी नज़र आए।
जी, इसमें इमीडिएट स्टेप्स तो ये हैं कि टारगेट इन्होंने 1 साल का तो ये लिया है कि इसको एक्सपोर्ट को डबल किया जाए, और उस हवाले से 3-4 बड़े-बड़े जो एरियाज़ हैं जिनमें काम शुरू किया गया है, इसमें जैसे हमने कंप्लायंस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम है। इसके अलावा हमारे जो तरीके हैं शेफ जो माहीगिरी के, वो भी बड़े पुराने हैं और उनको मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ उनको करना है, अलाइन करना है। और फिर इसमें गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ये नहीं है कि हमारे पास फिश नहीं है, बल्कि इलीगली जो फिशिंग ट्रॉलर्स आके यहाँ से इलीगल फिशिंग करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस हवाले से शायद आपने कल या परसों पढ़ा होगा कि कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे अभी कैप्चर करना शुरू किए हैं जो इलीगल ट्रॉलर्स आ रहे हैं हमारे एरियाज में। तो गवर्नेंस के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना जितनी भी रजिस्टर्ड बोट्स हैं, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके और वो पता चल सके कि कौन सी बोट हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और कौन सी हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है जिस पे एस्पेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने मिल्क पे इस पे डिसीजन लिया है। और अब ये है कि इसमें रिसोर्स एलोकेशन बड़ी ज़रूरी है, जल्दी हो, ताकि ये वाला प्रोजेक्ट जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। सही। और हम सब इसमें क्या जो सी पोल्यूशन है वो भी एक अहम फैक्टर है, चूँकि अब ये जो इसका इस वक्त पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जो एरिया है वो भी अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। माहीगिरी करने के लिए कई किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है, चूँकि यहाँ 4-5 किलोमीटर तक तो हमारा समंदर पोल्यूटेड हो ही चुका है। जी, इस पे भी अभी चूँकि ज़्यादा पोल्यूशन अगर आप देखें तो ये गडानी से लेके ऑनवर्ड है ये पोल्यूशन, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बलूचिस्तान साइड पे नहीं हुई, तो इस हवाले से बलूचिस्तान में पोल्यूशन का एलिमेंट नहीं है। तो इन 2 एरियाज़ में जो कि गडानी शिपयार्ड है, वो चूँकि ऑलरेडी ग्रीन शिपिंग की तरफ वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एरिया क्लियर होगा। कराची में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, कि इसमें हमने एक सेमिनार भी बहुत अच्छा किया जिसमें मेयर कराची साहब तशरीफ़ लाए थे। वो भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि जो टोटल कराची का वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। तो पिछले दिनों उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, और आई होप कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतनी जल्दी शायद हमसे ये कंट्रोल ना हो, इस पे शायद हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। 2025 हमारी ब्लू इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर रहा, 2026 मजीद कितना बेहतर हो सकता है, कितनी मजीद ग्रोथ आ सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। वाइस एडमिरल डॉक्टर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बार फिर गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब एक्सपर्ट हैं, ब्लू इकोनॉमी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, नीमा के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा सी टूरिज़म है, कई ममालिक ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने बीच टूरिज़म की बुनियाद पर अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपनी पर कैपिटा इनकम को कहीं ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन भी इसमें फैक्टर हो सकता है, कुछ दीगर ज़ाहिर मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम अपने बीच टूरिज़म को भी कैपिटलाइज़ नहीं कर सकें कि ये इसको बेहतर बनाने के लिए, चूँकि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की हमारी ये पट्टी है, कम से कम 100, 200, 300 किलोमीटर को तो हम कम से कम ऐसा बना सकते हैं कि उससे हम ये फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, ये बहुत सिंपल टर्म्स में तो ये है तकरीबन ये 5 से 6 बिलियन तक का हमारा ये पोटेंशियल है, और हमारी कोस्ट के अलॉन्ग साइड अगर कराची के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट पोल्यूशन वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टर्न साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे तो इसमें बहुत ज़्यादा मौक़े हैं जिसमें हमारे हिस्टोरिकल ऐसी साइट्स हैं जिनको कि हम लोग इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया कि जैसे नानी मंदिर का एक एरिया है जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रेड प्लेस है, उसको अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा आगे चलते जाएं तो बहुत ज़्यादा कोस्ट के साथ साथ हमारे मड वोल्केनोज हैं और हंगोल पार्क है, उसकी जो अपनी एक खूबसूरती है उसको अगर हम
इस तरीके से डेवलप करें तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है जी। सही। और अहमद साहब, जो हम फ्लीट चार्जेस की मद में 4 से 6 अरब डॉलर दूसरे ममालिक को पे करते हैं, 60s और 70s में ये सिचुएशन बहुत बेहतर थी, लेकिन ग्रेजुअली ये हम एक डिक्लाइनिंग मोमेंट की तरफ बढ़ते गए। तो ये अभी भी स्टिल सिचुएशन वही है, अब इसमें थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश हो रही है कि ये 4-6 अरब डॉलर अगर हम फ्लीट के बचा सकें तो वो भी अपनी इस इंडस्ट्री पर हम खर्च कर सकें, हमारी एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ सकें? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। मेरे ख्याल में ये भी एक कौमी अलमिया है जिसमें कि हम लोग इस लेवल तक आ गए। अभी इसके ऊपर भी नई शिपिंग पॉलिसी डेवलप हुई है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, और उसमें आपने इंट्रो में जैसे बात की कि 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि पॉलिसी सस्टेनेबल होनी चाहिए, बिकॉज ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, और जो इन्वेस्टर है वो 5 से 10 साल के ऊपर शिपिंग के अंदर पैसा नहीं लाएगा। ये कम से कम 25-30 साल से ज़ायद की पॉलिसीज़ होनी चाहिए और सस्टेनेबल हो, तो तब इसके अंदर। और दूसरा ये एक ज़ाहिर है हमें अपने जो चार्जेस हैं उनको कम करना पड़ेगा। रीजनल कंपैरेटिव एनालिसिस करके हमें अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के तौर पे लाना पड़ेगा। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन ये जैसे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट बीच में आता है, तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा लगेगा इसमें कि हमें इस चीज़ को रिवर्सल कर सकें। जो आपने बात की 70s में जैसे हमारे पास 75 के करीब शिप्स थे, तो मिनिमम भी हमारे पास 100 से ऊपर शिप्स होने चाहिए ताकि ये जो हमारे फ्रेट चार्जेस हैं गवर्नमेंट के, इनको हम कम कर सकें। तो अब डॉक्टर साहब, ये जो 2026 अब आएगा, ये 2025 से पिछले सालों से कितना मुख्तलिफ होगा? चूँकि हमने देखा 5 साल पहले ब्लू इकॉनमी का साल, उस साल को 2020 को करार दिया गया, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ रीज़न, कोविड भी आ गया और भी कई रीज़न्स पाकिस्तान में रहे जिसकी वजह से ब्लू इकॉनमी उस तरह से नहीं अपने GDP में अपना हिस्सा डाल सकी। तो अब जो 2025 में जो कुछ काम हुआ उसका रिफ्लेक्शन हमें 2026 में कितना बेहतर तौर पर देखने को मिलेगा? जी, इसमें मेरे हिसाब से 3-4 एलिमेंट्स में तो हमें बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, जिसमें फिशरीज़ है, जिसमें एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर तो अभी भी आपको देखें साउथ ऑफ पंजाब में जिस तरीके से श्रिम्प फार्मिंग बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हुई और माशाल्लाह अच्छे डिविडेंड्स भी उसके आ रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का तकरीबन 20% जो हमारा ज़मीन है वो सेम और थोर से उसका प्रॉब्लम है, वो श्रिम्प फार्मिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। तो उसको एक ऑल्टरनेट अब आप देखेंगे ये एक बड़ा अच्छा एवेन्यू जनरेट हो गया है। इसके साथ साथ फिशरीज़ है, तो मेरे ख्याल में फिशरीज़ और एक्वाकल्चर मिलके 2026 में मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर इसी मोमेंटम पे हम चलते हैं तो 2 से 3 बिलियन तक को ये टच कर सकते हैं। जी अहमद साहब, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है, चूँकि हमारी जो सी फूड है उसकी शेल्फ लाइफ भी बड़ा इशू है, और चूँकि हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर चल रहे हैं, चूँकि माहीगीरी के तरीक़ाकार भी बहुत पुराने हैं, तो वो बहुत कम शेल्फ लाइफ है, जिसकी वजह से भी फिर इंटरनेशनल मार्केट में हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। जी, इसमें अच्छी बात यह है कि जो अभी एक्वाकल्चर की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं। लाइक बलूचिस्तान की पॉलिसी में आपको बताऊं कि उन्होंने उसको अगले 10 साल के लिए उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। वहाँ पे वो लीज पे ज़मीन भी दे रहे हैं और साथ में लोन्स भी दे रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितनी मशीनरी है या आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी बग़ैर किसी टैक्स के वो लाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इतने इंसेंटिव्स के बाद ये शोबा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। और जैसे आपने कहा न्यू टेक्नोलॉजीज़, तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ चूँकि इसमें जो इन्वेस्टर है वो लोकल है, तो और उसकी जॉइंट वेंचर कर रहा है इंटरनेशनल के साथ, तो इस वजह से बहुत जल्दी इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। और तो ये एक एरिया है। जो कॉन्फ्रेंस रही वो कितनी कामयाब रही? उसमें कुछ ऐसे ममालिक जो कि इस वक्त अब ब्लू इकॉनमी में बहुत आगे हैं और GDP में उनकी मईशतों में उनका बड़ा एक किरदार है, तो वो कुछ आकर पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करने के मूड में है इस सेक्टर में? जी, बहुत सारे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो शायद थोड़ा सा चैलेंज हमारे पास ये है कि हमारी पॉलिसीज़ चूँकि अभी इतनी जल्दी फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे सामने नहीं आई, उन पे भी काम हो रहा है, तो वो अभी विद होल्ड कर रहे हैं। जैसे ही पॉलिसीज़ हमारी
गवर्नमेंट लेवल पे इशू होना शुरू हो जाएंगी, तो साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ ममालिक फिर वो हमारे साथ आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो आपको मैंने ग्रुप बताया था, चाइनीज़ शेंडोंग शेंशु ग्रुप है, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। ना सिर्फ ये है कि ये शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, शिप रिसाइकलिंग के अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी इनका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, तो डीप सी माइनिंग में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जो मैरी टाइम इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे। तो उस हवाले से मैं ये बड़ी खुशाइंद है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स, हम जिस तरह हम बात करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, तो मैरी टाइम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो हमें अपनी कोस्ट लाइन के साथ बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि इंडस्ट्री वहाँ पे लगे और उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।